अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वक्त ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया था। मुझे अपने ख़ानदान से दूर हुए 20 साल गुजर गए थे। मैं एक ख्वाहिशों और उम्मीदों भरा नौजवान था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक नहायत ही नेक और अच्छी औरत से करवाई जिसका नाम सकीना था। हमारे कुछ ख्वाब थे, कुछ ख्वाहिशें थीं। जब शादी के पहले ही साल में अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा तो हमने भी इरादा कर लिया कि अपनी औलाद के लिए दुनिया की हर चीज़ फराहम करेंगे। पाकिस्तान में मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं बहुत कम पैसे कमाता था। सोचा कि बाहर के मुल्क चला जाऊंगा, 2-4 पैसे ज़्यादा कमाऊंगा। 4-5 साल परेशानी होगी, लेकिन 4-5 साल के बाद जब वापस आऊंगा तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अपनी बीवी को अपने भाइयों और माँ बाप के हवाले करके आ गया। उन्होंने कहा कि अकेली तो नहीं है, हम सब इसके साथ हैं, तुम चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तब तक अल्लाह ने मुझे 3 बच्चों से नवाज दिया था। मेरे 3 बेटे थे। शादी को 4 साल हो गए थे और इसके बाद मैं बाहर के मुल्क चला गया। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने दिल पर पत्थर रख के मुझे रवाना किया था। कहती थी कि आपके बगैर एक दिन भी 1 साल की तरह गुजरेगा, फिर ये सदियां कैसे तमाम होंगी। उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उदास हूँ लेकिन आपका साथ दूंगी। आपको ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बैठे रहो, मेरी आंखों में देखते रहें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करें। बस मुझे रोज़ याद कर लीजिएगा। मैं उसके सामने एक आंसू ना रोया, लेकिन जब से जहाज़ में बैठा था तब से मेरी आंखों से आंसू ही बहते जा रहे थे। बार बार अपनी बीवी का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। बच्चे इतने छोटे थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनका बाप जा रहा है तो पता नहीं कब वापस आएगा। ये पुराना ज़माना था। मैंने उसे कहा कि मैं 2-3 साल में वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब भी वापस आने लगता मेरी माँ कहती कि अभी वापस नहीं आओ, जो पैसे तुम टिकट के लिए भेजोगे उनसे कुछ और कर लेंगे। मेरी बहनें थीं, भाई था। मैंने सबकी शादियाँ करवाई, घर बनवाया। अपनी माँ से पूछता था कि सब कुछ ठीक है, तो मेरी माँ कहती थी कि हाँ सब कुछ ठीक है। बीवी भी कहती कि सब ठीक है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर बन रहा है और मुझे घर का सबसे बड़ा वाला कमरा भी दिया हुआ है। मैं भी मुतमईन रहता था। बस करते कराते वक्त गुजरने लगा। जब भी वापस आने का ख्याल दिल में लाता कोई ना कोई काम पड़ जाता। इस तरह कुछ मूजी बीमारियां भी उभरने लगीं जिनकी वजह से आने जाने में बहुत मसला हुआ और बस फिर ज़िंदगी ऐसी डगर पर चल पड़ी कि मैं अपने काम का ही होके रह गया। वापस आने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रही। आज जाऊंगा, कल जाऊंगा। बीवी भी जैसे मुझे भूल ही गई। अब वो ये नहीं कहती थी कि तुम्हारी याद आती है, तुम कब आओगे। पता भी ना चला कि वक्त ने कैसा सितम किया और पूरे 20 साल गुजर गए। अब मैं रिटायर हो गया और वापस आने के बारे में सोचा। वापस आ रहा था तो सब कुछ याद आ रहा था, अपनी बीवी, अपने बच्चे। अब तो घर में फ़ोन भी लग गया था, फ़ोन पे बात भी करता था, लेकिन उनको देखे हुए तो इतना अरसा हो गया था। ये वक्त बहुत अच्छा था, नई चीज़ें ईजाद हो रही थीं। सुना था एक बड़ा सा फ़ोन भी आ गया है जिसमें आप एक दूसरे को देख भी सकते हैं। सोचा कि अपनी बीवी के लिए वो फ़ोन लूँगा। फिर सोचा कि अब मुझे उसे फ़ोन लेकर देने की क्या ज़रूरत है, अब तो हमेशा उसके साथ ही रहूँगा। अपने गांव में दाखिल हुआ तो सोच रहा था कि सबसे बड़ा घर तो मेरा ही होगा। इतने पैसे भेजे थे मैंने और मेरी माँ ने कहा था कि वो सबसे बड़ा घर बना रही है। गांव में दाखिल हुआ ही था कि पुरानी यादों ने आकर घेर लिया। बस दिमाग में यही मनाजिर चल रहे थे कि बच्चे देखेंगे तो गले से लगा लेंगे, बीवी को देखूंगा तो कितनी खुश होगी। 20 साल गुजर गए पर जब उसे छोड़ कर गया वो सिर्फ 17 साल की थी। अभी भी मेरे लिए तो वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होगी और अब कहीं नहीं जाऊंगा, बस हमेशा उसी के साथ रहूंगा। जिंदगी ने बड़ा जुल्म किया, जिम्मेदारियों ने ऐसा जकड़ा कि वापस ना आ सका। लेकिन अब जितने दिन भी जिंदगी के बाकी हैं अपनी बीवी के साथ ही गुजारूंगा। यही सोचता सोचता चलता आ रहा था। किसी को बताया भी तो नहीं था कि बाहर के मुल्क से वापस आ रहा हूँ। सोचा था सबको हैरान कर दूंगा। घर में दाखिल हुआ तो हैरान ही रह गया। मैंने सोचा था कि गांव का सबसे बड़ा घर मेरा होगा, लेकिन घर तो अभी भी वैसा ही लग रहा था। बस कमरे पक्के करवाए गए थे, दीवारें आज भी कच्ची थीं, सेहन में फर्श नहीं लगवाए गए थे। मैं हैरान रह गया। मेरी माँ सामने बैठी थी, उसने मुझे देख लिया और गले से लगा लिया। खुशी के आंसू, बरसों पुराने दिन याद आ गए। मैंने कहा कि अम्मी ये घर को क्या किया है,
मैंने तो इतने सारे पैसे भेजे थे, आप लोगों ने घर नहीं बनवाया? तो मेरी माँ ने कहा कि 2 घर बनवाए हैं ना। मैंने कहा कि अच्छा, मुख्तलिफ जगह पे बनवाए हैं, चलें ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुख्तलिफ जगह पे नहीं बनवाए हैं, शहर में बनवाए हैं। मैंने कहा कि शहर में, चलें फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अभी तक आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वापस क्यों नहीं चले गए? मेरी माँ ने कहा कि हम उन घरों में जाकर क्या करेंगे बेटा, वो घर तो तुम्हारी बहनों के हैं, तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है ना। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बहनों के लिए घर बनाया है, बिल्कुल नया घर बना के दिया है। उनकी ससुराल में इतनी इज्जत होती है कि क्या बताऊं। उनके ससुराल वाले तो उनको हाथों पे उठा के फिरते हैं, और तुम्हारे तो वो गुन गाते हैं कि ऐसा भाई है जिसने बहनों को घर तक बना के दिए हैं। मैंने कहा कि मुझे तो लगा था कि आप मेरे लिए घर बनाएंगी। मेरी माँ ने कहा कि ये घर है ना तुम्हारे लिए, अब और क्या बनाना, बस तुम 2 भाई हो, आपस में मिलजुल के रह लेना। मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन पता चला कि उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई है, नाराज हो गई है। मैं अपने भाई से मिला, मैंने कहा कि ये सब क्या है? तो कहने लगा कि अब सब में आपकी बीवी जितना सब्र तो नहीं होता ना। आपको तो पता है अम्मी ने इतना तंग किया उसको कि वो बेचारी वापस चली गई, वापस आने से इनकारी हो गई है। बेटा पैदा हुआ है मेरे यहाँ, लेकिन उसकी शक्ल देखने भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई बहुत परेशान लग रहा था। मैंने कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ? उसने कहा कि बस अम्मी के रवैये की वजह से, झगड़े और लड़ाइयों की वजह से हर कोई तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। वो भी मुझसे मिला और वहाँ से चला गया। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी माँ को ये घर बनाने के पैसे भेज रहा था ताकि वो इस घर को बेहतर करती, उसको पक्का बनाती, बड़ा सा बनाती, तोड़ के नया घर बनाती। लेकिन उन्होंने तो अपनी बेटियों के लिए घर बना दिए, और ये घर तो वहीं का वहीं खड़ा था। उसकी तो छत भी ऐसे लग रही थी जैसे टूट जाएगी। मेरी बीवी कहाँ थी, मेरे बच्चे कहाँ थे? पता चला कि वो तीनों ही कॉलेज गए हुए हैं। मैंने कहा कि जाहिर है पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने अपनी माँ से ये भी कहा था कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके कपड़े देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग तो गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उन्होंने तो नीली कमीज़ें पहन रखी थी, इसका मतलब कि वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी शक्लें भी अजीब बीमारों जैसी लग रही थी। मेरा छोटा बेटा तो मुझसे गले मिलकर रो पड़ा और कहने लगा कि शुक्र है बाबा आप आ गए, हमें लगा कि आप हमें भूल गए। दादी कहती थी कि आपने वहाँ पे दूसरी शादी कर ली और अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने कहा कि क्या मतलब, ये बात क्यों की दादी ने? मैंने तो वहाँ पर कोई शादी नहीं की, और मैं तुम लोगों के लिए वहाँ पर कमाने गया था। मैं बहुत सारे पैसे लेकर वापस आया हूँ। ये सच था कि मैं बहुत सारे पैसे लेकर आया था, क्योंकि मैं हमेशा के लिए आ गया था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा घर वैसे का वैसा ही होगा और मेरे बच्चे अच्छे कॉलेज में भी नहीं पढ़ते थे। ये सब कुछ तो मैंने मेरी माँ के हवाले किया था। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था? मैंने उन बच्चों से कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो तो इस टाइम काम पे होती हैं। मैंने कहा कि कौन सा काम? तो उन्होंने सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि बाबा आप गांव के चौक में चले जाएं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मैंने कहा कि क्या मतलब, गांव के चौक में क्या काम करती है तुम्हारी माँ? अब मुझे बताने लगा था कि क्योंकि अभी मुझे आए हुए 1 घंटा भी पूरा ना हुआ था, तो मुझे ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थीं कि मैं हैरान रह गया था। मेरी माँ ने घर बनाए तो मेरी बहनों के लिए उस घर को बर्बाद करके रखा हुआ था। ये घर तो पहले से भी ज़्यादा खस्ता हाल लग रहा था। जानवर भी बिक चुके थे, दीवारें टूट रही थीं। मेरे बच्चे, उन्होंने ना अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही वो ढंग की जगह पर पढ़ाई करते थे। और फिर पता चला कि आज घर में खाने में भी दाल बनी है। मैंने कहा कि क्या रोज़ दाल बनती है? तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि दादी कहती हैं कि मैं तो इन लोगों के लिए रोज़ रोज़ गोश्त नहीं पका सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा कि अब मेरी बीवी चौक में क्या कर रही है? उसके पास कोई फ़ोन तो नहीं था जो मैं उसे फ़ोन करता और कहता कि मैं आ गया हूँ। मुझे खुद ही चौक जाना था देखने के लिए कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे कुछ देर पहले ही बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी। ये खुशबू मुझे अच्छी तरह याद थी, जब मेरी बीवी खाना पकाती थी तो ऐसी ही खुशबू आती थी। लेकिन ये खुशबू चौक से क्यों आ रही थी? अब मैं चौक गया था, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखों में आंसू भर गए और इस तरह से बहने लगे कि जैसे मैं सदियों से नहीं रोया हूँ,
क्योंकि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया था और पहचान लिया था कि वो कौन थी जिसने चौक में तंदूर बनाया था, जहाँ पे औरत बैठी रोटियां लगा रही थी और वहाँ पर कुछ मजदूर और कुछ औरतें भी खड़ी थीं जो अपने लिए रोटियां लगवाने आई थीं, और कुछ मजदूर एक तरफ बैठ के खाना खा रहे थे। वो औरत कोई और नहीं, मेरी बीवी थी। वो गर्म तंदूर पर बैठी रोटियां लगा रही थी। उसके चेहरे पे आंच पड़ रही थी, बिल्कुल ही बूढ़ी और बीमार लग रही थी। मैं हैरान रह गया और वापस अपने घर आ गया। मुझसे एक कदम भी चला ना गया। मैं उसे पुकारता, क्या कहता कि मैं आ गया हूँ। घर आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी। शाम हुई तो वो खुद ही वापस आ गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर हैरान रह गई। उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई। मुझे लगा तो था कि वो खुश हो जाएगी, लेकिन वो खुश नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि ये सब क्या कुछ हो रहा है, ये कैसे हालात हैं। मैंने क्या सोचा था और यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम वहाँ पे बैठ के रोटियाँ क्यों लगा रही थी? किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं था? बताओ मुझे। मेरी बीवी यूं तो कोई ऐसा मायूब काम ना कर रही थी कि मैं उसे डांटता, लेकिन फिर भी वो बाहर तो बैठी थी। हमारे घर की औरतें पर्दे की कोई इतनी पाबंद नहीं थी, क्योंकि गांव में सब लोग अपने ही होते थे। लेकिन ये क्या कि मेरी बीवी एक तंदूर पे बैठी थी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो खामोश हो गई और उसने कहा कि जिन बीवियों के शौहर उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनके साथ ज़माना ऐसे ही करता है। मैंने कहा कि मैं मर तो नहीं गया था, वापस तो आ गया हूँ। मेरी बीवी ने कहा कि अब वापस आकर भी क्या फ़ायदा, देर से आने वाली खुशकिस्मती भी दरअसल बदकिस्मती ही होती है, और मैं सबसे ज़्यादा बदकिस्मत औरत हूँ। मेरी बीवी ने इतना कहा और वहाँ से चली गई। शायद वो अपने आप को साफ करने और नहाने धोने चली गई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। मैं फ़ौरन अपनी माँ के पास गया और मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है। मेरी बीवी तंदूर बनाकर बैठी है, मेरे बच्चे गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। आखिर मेरे कमाए गए सारे पैसों से बाप ने क्या किया? 20 साल तक मैंने आपको पैसे भेजे, आप पे भरोसा किया, और आपने क्या किया? मेरी माँ ने कहा कि मैंने वही किया जो मैंने करना था, और 20 साल तक पैसे भेजने की बात कर रहे हो। तुम्हें भी तो 25 साल तक हमने पाला पोसा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, वो किसी खाते में नहीं है। उसका कोई हिसाब नहीं तुम्हारे पास। जो ज़रूरत थी वो पूरी होती थी। ये क्या भूखे रहे हैं 20 साल से? क्या इनको खाना नहीं मिला है? इनको सब कुछ नहीं मिला? क्या पढ़ाई नहीं कर रहे? अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। मैंने कहा, और मेरी बीवी जो तंदूर पे बैठी है, इतनी भी क्या मजबूरी थी उसकी? मेरी माँ ने कहा कि वो अपनी मर्जी से बैठी है, घर में उसका दिल नहीं लगता था, उसे बाजार में बैठने का शौक था। मेरी माँ ने ऐसी बात कही कि मैं कुछ बोल भी ना सकता था, लेकिन मैं बहुत गुस्सा हो गया। मुझे मेरी औलाद ने बताया कि दादी माँ को 1 रुपया भी नहीं देती थी, और हमारी फीसें भी हमारी माँ ही भरती रही है। इस घर में सिर्फ खाना पकता है, वो भी बहुत ही बुरा। दादी ने कभी हमें 1 रुपया नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों के लिए सब कुछ किया, उनके लिए घर बनाए, उनके बच्चों की फीसें भी दादी देती थीं, और उनके घर की सारी चीज़ें दादी ने लेकर दी हैं। फूफी ऐश करती हैं, आराम करती हैं, और हम लोग यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया। इतनी देर तक परदेश काटने का क्या नतीजा निकला? अपनी माँ पे भरोसा करने का क्या नतीजा निकला? ये क्या से क्या हो गया? मैं कुछ ना कर सका। मैंने उस घर को बेच दिया और एक छोटा सा घर ले लिया, जहाँ पे मैंने अपनी अम्मी को एक कमरा दे दिया और कहा कि आप यहाँ पर रहें। अपने भाई को उसका हिस्सा दे दिया, वो अपना हिस्सा लेकर चला गया। मेरी माँ का कहना था कि मैं इतने छोटे से कमरे में नहीं रह सकती, तो मैंने कहा कि आपने रहना है तो रहें, नहीं तो जो आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में डाला और अपनी बीवी को कहा कि अब वो ये काम नहीं करेगी। मेरी बीवी खामोश थी, कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म उसी के साथ हुआ था। मेरे पास उस वक्त तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे। बस अब जो ज़िंदगी रह गई थी मुझे उसके साथ गुजारनी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होने लगी, लेकिन मेरी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसे डरा कर रखा था। तभी वो कहती थी कि सब ठीक है। इंसान भी बड़ा बेबस है। उस टाइम मैं ना जाता तो क्या करता, पर बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में ही तो गया था। पर वापस आया तो वही लोग मुझे परेशान हाल मिले जिनकी खुशहाली के लिए मैं वहाँ पर गया था। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब मेरी ज़िंदगी के जितने भी साल पड़े हैं वो सब मेरी बीवी के हैं। मैं उसे छोड़कर दोबारा कभी कहीं नहीं जाऊँगा, पर पता नहीं मैं 20 सालों का अजाला कर पाऊँगा या नहीं।
अब सोचता हूँ कि बीवी के साथ 2 वक्त की रोटी रूखी सूखी खा लेता, कम से कम हम साथ तो होते। दोस्तों, ये परदेश की जिंदगी भी किसी किसी की अच्छी होती है, वरना पीछे घर वाले तबाही कर देते हैं। कभी किसी की बीवी बर्बाद करती है, किसी की औलाद खराब हो जाती है, या किसी के घर वाले उसे तबाह कर देते हैं। बस अल्लाह ही हिफाजत करे और सब परदेसी भाई जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, अल्लाह उसे पूरा फरमाए, आमीन। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।